हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी की कोई ऐसी क्लास लाई जाए जहां से पूरे हिंदी में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का भांडा फोड़ दिया जाए। तो आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम हिंदी की एक ऐसी महा मैराथन क्लास लेकर के आए हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा होने वाला है। ये दावे के साथ कह रहे हैं बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो हिंदी में 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 60 से 70 नंबर डेफिनेटली श्योर होने वाले हैं। क्योंकि भैया हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। यहां फेल तो बाकी सभी सब्जेक्ट में चाहे आप जितने अच्छे नंबर लाओ फेल, लेकिन अगर हिंदी में अच्छे नंबर आ गए, हिंदी में आपका स्कोर अच्छा रहा, बाकी अदर सब्जेक्ट में आपके नंबर कम भी रहे तो मैनेज हो जाएगा। इसीलिए हिंदी को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि अदर सब्जेक्ट के तुलना में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स यही थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक ऐसी सीरीज लाओ जिसमें सारे टॉपिक का निपटारा हो जाए। तो आज की ये वीडियो कुछ ऐसी ही है जिसमें भैया हम बात कर ले आज गद्यांश पद्यांश पूरा हिंदी का व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, उसके बाद पत्र लेखन, निबंध, कहानी, सारे के सारे टॉपिक पूरी तरह से ध्वस्त होने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत लाजवाब रहने वाली है। भैया जो बोलते हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा, तो उनके लिए हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखना। लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखना, खाली ही सही मगर हाथ ऊपर उठाए रखना। अजी कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता? बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। प्यारे बच्चों, आपको भी वही करना है, हौसला बनाए रखना है। इसका परिणाम बहुत ही बेहतर आपको एग्जाम में मिलने वाला है। और वैसे भी हम आपके साथ हैं भैया। क्या हुआ? तबीयत खराब चल रही तो क्या हुआ? मजे में, जब तक है मजे में ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे और कभी कमी महसूस होने नहीं देंगे। आप जैसे इतने सारे बच्चों का, लाखों बच्चों का जब प्यार हमारे साथ है, आप सभी की दुआएं हैं और ऊपर वाले का, भैया कहते हैं ना कि ऊपर वाले का हाथ हमारे सर पर है तो भला क्या ही हो सकता है। जो भी होगा देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी पेन के साथ बैठना भैया, सारे टॉपिक को अच्छे से नोट करते चलना क्योंकि ये 100 में 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। तो सबसे पहले भैया हम शुरुआत करते हैं गद्यांश से। प्यारे बच्चों, क्योंकि गद्यांश वाला जो क्वेश्चन होता है ये भी फिक्स ही होता है और वो बात कर ले भैया तो ये 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। क्योंकि देखिए 1 नंबर वाला भी 2 नंबर वाला अगर छूट भी जाए कहीं ना कहीं थोड़ा मैनेज हो जाएगा, बट अगर सॉलिड वाले जो 5 नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं, अगर ये छूट जाते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब भाई गद्यांश कोई भी हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको इनमें जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसका भैया उत्तर कैसे लिखना है। क्योंकि बोलेगा कि सावधानी पूर्वक दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उससे संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और हमने बताया 10 नंबर का क्वेश्चन होगा क्योंकि भैया 5, यहां पे ध्यान देना, 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर, इस तरह से ये 10 नंबर कैरी करेगा। और सबसे खास बात तो ये है होती है कि भैया ये क्या है, अथवा में आता है। ठीक, अगर आपको एक नहीं आ रहा है दूसरा करिए, ठीक, दूसरा नहीं आ रहा है भाई पहला करिए, कोई दिक्कत ना। चलिए, तो जैसे एक गद्यांश दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। अभी आप लोग इसका जो भी जवाब है ना आप खुद चुटकियों में दोगे। कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, इंपॉर्टेंट भी है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और वैसे भी इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, पेपर में तो आएगा कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ
सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का ही तो अखाड़ा है। ये बड़ा ही एक प्यारा सा बच्चों क्या है दिया गया है गद्यांश। अब इससे संबंधित आपके सामने नीचे टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं और पांचों को भैया सॉल्व करना है अच्छे से। तो अब भाई इतना तो समझ में आ गया कि आपने पढ़ लिया क्या कुछ दिया गया है। नहीं समझ में आता आप फटाक से 1-2 मिनट का टाइम निकालिए, फिर से पढ़ लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, एक इनाम वाला सवाल जवाब है। इनाम वाला? जी, पूछिए। क्या आप शॉर्ट ड्रामा देख? पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। देखिए भैया, पहले चैप्टर में आपको पहचानना कैसे है, जगह जगह पर राष्ट्र शब्द आएगा अगर पहले चैप्टर का है, ठीक, जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, अगर उसमें आएगा तो कहीं राष्ट्र आएगा, कहीं मातृभूमि आएगा, ठीक है, कहीं पृथ्वी शब्द आएगा, तो ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, धरती माता आएगा। और दूसरे वाले चैप्टर में भाई पहचानना है तो जगह जगह पर ये अशोक वगैरह हो गया, ठीक है, अशोक का शब्द इसमें ज्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि ये चैप्टर तो और भी आसान है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम, हमें जितना कहा जाए उतना। तो भैया एक तो हमसे कहा गया है कि पाठ का नाम लिखिए, और दूसरी बात प्यारे बच्चों लेखक का नाम लिखने को कहा गया है। पाठ क्या है भाई, अशोक के फूल, अशोक के फूल, तो ये हो गया भैया चैप्टर का नाम अशोक के फूल। अब लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप पूरा लिखिए, जगह यहां नहीं है तो इतना हम लिख रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है, हो गया ना। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में भैया पहला तो हो गया, मिल गए 2 नंबर, 2 नंबर आपकी झोली में। दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, तो मतलब जितने में लाइनिंग है उतने की व्याख्या करना है। तो चलिए हम व्याख्या कैसे करना है ये भी बता दे रहे हैं, डोंट वरी भैया, क्वेश्चन को आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक में समझाना जरूरी है कि व्याख्या कैसे किया जाता है। देखिए व्याख्या कोई भी हो, किसी भी चैप्टर का हो, बस इतना याद रखना उसे अपने शब्दों में लिखना है। नहीं समझ में आता, बहुत सारे बच्चे करते हैं जो लिखा है हूबहू छाप दो, भाई छापने का छाप दोगे बट नंबर नहीं मिलते हैं बच्चों, जनरली ऐसा होता है। हाँ इतना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तब आप ये दिमाग लगाइए, नहीं समझ में आ रहा है पूरा उतार दीजिए, लेकिन कुछ चीजें आपको जोड़नी होगी आगे, जैसे लेखक कहता है, लेखक का कहना है, ये शब्द जरूर जोड़िएगा। तो जैसे यहां पर है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। तो लिखेंगे भैया, हमने कहा ना, मान लेते हैं आपको कोई कुछ पता ही नहीं तो आप लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि भैया लिखेंगे लेखक कहता है। अब भैया क्या कहता है, लेखक कहता लेखक कहता है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, भुलक्कड़ है, केवल अपने शब्दों में थोड़ा लिखना है, उन्हीं को याद रखती है, उन्हीं को याद रखती है जिनसे उसका स्वार्थ सधता है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि लेखक कहता है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिनसे उनका मतलब निकलता है। अगर इंसान का मतलब निकल गया तो लोग भूल जाते हैं और आपको छोड़कर हमेशा आगे निकल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हो, भाई एग्जामिनर भी एकदम खुशी खुशी बिना सोचे समझे पूरे नंबर देंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। देखिए भैया यहाँ विस्मृत वर्ड होगा, विस्मृति लिखा है, विस्मृत से मतलब भुलाने का।
तो अशोक को भैया कह रहा है भुलाने का आधार किसे माना गया है, तो साफ साफ बोला गया है प्यारे बच्चों कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है और केवल उतना ही याद रखती है जिसके उसका स्वार्थ सधता है। और नीचे यह भी कहा गया सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है, मतलब अगर स्वार्थ जहां तक है लोग वहां तक आपको याद रखेंगे, स्वार्थ खत्म हुआ और लोग आपको भूल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों दुनिया यहां पे लिखेंगे अशोक को विस्मित करने का आधार किसे माना गया है, तो भैया स्वार्थ को। किसे प्यारे बच्चों, स्वार्थ को। बट आप ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप कॉपी में जब लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे कि अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ को माना गया है। ठीक है, यानी भुलाना किससे भैया, क्योंकि अगर लोग तभी तक तो याद रखते हैं जब तक स्वार्थ है, अगर स्वार्थ खत्म तो लोग भूल जाएंगे। आगे है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, तो ऊपर ही लिखा है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, तो भैया किस तरह का व्यवहार बताया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे व्यवहार कैसा है, भुलक्कड़। तो आप जरा गौर से देखिएगा क्या कुछ इसमें दिक्कत हो रही है, क्या कुछ इसमें हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, नहीं ना। तो लिखेंगे ऐसे कि लेखक ने दुनिया का व्यवहार भुलक्कड़ प्रकृति का बताया है। आगे देखते हैं कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, तो नीचे देखिए बबुआ सारा संसार ही तो स्वार्थ का अखाड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया क्या चीज, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। तो इस तरीके से कोई भी पद्यांश हो, कोई भी गद्यांश हो, अभी पद्यांश आगे देखेंगे हम, ठीक है, आप बहुत सिंपल तरीके से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। क्या आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो लेकिन हो गया ना। देखिए ये सब एकदम बनी बनाई चीजें हैं, याद रखना भैया, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हम ये बार बार चीजें आपको बताते चले आए हैं, क्योंकि हिंदी में अगर आप फेल तो बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल, चाहे आप 90 प्लस लाओ कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ हिंदी में अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर कम भी नंबर हैं तो मैनेज हो जाता है। इसीलिए टारगेट हमारा, फोकस हमारा पहले हिंदी पे होना चाहिए, क्योंकि भैया पहला ही पेपर हिंदी होता है, ज्यादा से ज्यादा लिखना होता है। और आज के टाइम में बच्चे धीरे धीरे, भाई बुरा जरूर लगेगा लेकिन ये बात सच है, काम चोर होते जा रहे हैं, मेहनत करना नहीं जानते। बस उनको क्या है, बस कॉपी पेन में मतलब लिखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस नहीं करना, बस वो सोचते हैं कि बस हम देख लें, ऐसे ही इधर उधर वीडियो देख लें। नहीं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, कॉपी पेन हाथ में होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लिख कर प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप टॉपर बन सकते हो। और ये चीजें हमने खुद फॉलो किया है भैया, ठीक, ये सब प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं, तभी जाकर के हम भी एक जमाने में अपने स्कूल में टॉपर रह चुके हैं, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, यानी पद्यांश से संबंधित। अब जो पद्यांश होगा ना बबुआ, ये भी भैया आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें भी क्या होगा भैया 5 क्वेश्चन देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेगा, इस तरह से 10 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर के, 10 नंबर के। बोलेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब भैया क्वेश्चन दिया है और इसमें भी यही फायदा है कि 2 देगा, मतलब अथवा करके देगा। जैसे पहला दिया है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। प्यारे बच्चों ये पवन दूतिका चैप्टर से है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित है। इन्होंने इसमें क्या है, राधिका जी के विरह का वर्णन किया है, जो प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में क्या है, तड़प रही होती हैं, ठीक, उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, और पवन को दूत बनाकर भेजती हैं, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण मथुरा धाम चले गए हैं और ये गोकुल में हैं, और ये मथुरा धाम वायु को, पवन को एक दूत बना करके भेजती है। इसीलिए इसमें सब में भैया जितने पद्यांश आते हैं, अगर कोई पूछ ले तो भैया अलंकार मानवीकरण तो एकदम फिक्स हो जाता है सब में, क्योंकि वहां पर पवन को, वायु को, भाई वायु निर्जीव है, उसको एक
जीवित प्राणी के रूप में देखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, अब वही पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं, जब वो भेज रही होती हैं श्री कृष्ण के पास, कहती हैं, हे पवन, मेरे जो प्रियतम हैं यानी मेरे जो प्रभु हैं श्री कृष्ण हैं, वो नव जलद यानी नवीन मेघ, यानी उनके जो शरीर की शोभा है वो नीले नीले बादलों जैसी है, और कंज से नेत्र वाले यानी जो आंखें हैं वो कमल के समान हैं, कोमल। और जाके आए भाई, न मधुबन से और ना भेजा संदेशा, लेकिन वो जब से यहां से गए हैं, जब से मथुरा धाम गए हैं, अर्थात गोकुल धाम छोड़कर मथुरा धाम गए हैं भाई, तब से ना तो वापस लौट कर आए हैं और ना भेजा संदेशा, यानी चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां वो चले गए, है ना श्री कृष्ण जी। तो भैया वही चीज की जब से गए हैं ना तो भैया वापस लौट कर आए, ना तो कोई संदेशा भिजवाया है अभी तक। और मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, और मैं प्रियतम अर्थात अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम विरह में रो रो करके मैं पागल हो जा रही हूं। क्योंकि भैया जाहिर सी बात है, बहुत सारी गोपियां और राधिका जी, ठीक, सभी प्रभु श्री कृष्ण को, यहाँ तक कि पूरे भाई ब्रजवासी, वो क्या कहते हैं, हाँ, पूरे ब्रजवासी हो गए, फिर मथुरा धाम चाहे जाऊं, सभी प्रभु श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जैसा कि आप सभी हमें करते हैं, हम आपको करते हैं। ठीक, अगर आप प्यार करेंगे, जाहिर सी बात है, अगर बीच में बिछड़ जाए दुख होता है। तो वही चीज है कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम विरह में रो रो करके पागल होती जा रही हूं, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, कि हे पवन तू यहां से चली जा और मेरी सारी दुख भरी कहानी श्री कृष्ण को सुना देना। चलिए बबुआ, आज आते हैं भैया अब प्रश्नों पर। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा सॉल्व करने में। पहला है कि पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। लो जी, कर लो बात भैया, यहाँ पे ऊपर हेडिंग बना के लिख दे रहे हैं, कवि और कविता। तो भैया कवि का नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। भैया कहां से, पूरा जगह नहीं, ऐसा करेंगे शॉर्ट में ही लिख देते हैं, नहीं तो जगह तो है नहीं, आएगा ही नहीं। ठीक है, पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप सभी जानते हैं, बट आप शॉर्ट में मत लिखिएगा, आप बोर्ड एग्जाम में पूरा लिखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कविता का नाम क्या है भैया? तो ये है क्या चीज? पवन दूतिका। पवन दूतिका पहला हो गया, मतलब 2 नंबर आपकी झोली में। अगला क्वेश्चन, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? अब बताने की क्या जरूरत है? तो भैया पवन के द्वारा, पवन के द्वारा। बट हमने बताया ना, शॉर्ट में आपको नहीं लिखना, आप एकदम अच्छे से सुंदर शब्दों में लिखिएगा कि राधा पवन के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। अगला है, श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? तो प्रभु श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है भैया? मेरे प्यारे 9 जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी भाई क्या है, देखिए मेरे प्यारे 9 जलद से, तो यहां पे भैया शरीर की, यानी ऐसा नहीं लिखेंगे, यानी मेघवर्ण वाले, मेघवर्ण वाले तथा कमल जैसी आंखों वाले, यानी मेघवर्ण वाले और कमल जैसी आंखों वाले। ठीक है, यानी उनके शरीर का जो सौंदर्य है वो क्या है? एक तो भैया उनके शरीर की शोभा मेघवर्ण, यानी भाई जिससे मेघ बादल होते हैं नीले नीले, उस तरह से श्री कृष्ण का शरीर है, और उनकी भैया आंखें जो हैं वो कमल के समान बहुत ही सुंदर और कोमल हैं। अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों व्याख्या में चलिए इधर शॉर्ट में फिर से हम बता देते हैं। अब व्याख्या बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी हो, आपको कैसे लिखना है ये जानना बेहद जरूरी होता है आपके लिए। देखिए अभी हमने क्या बताया भैया, व्याख्या कोई भी पद्यांश हो, जरूरी नहीं भैया कि पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर व्हाटएवर, कोई भी हो, लिखना यही है। शुरू में आपको एक चीज कॉमन अपने दिमाग में छाप लो, आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, कोई मैटर नहीं करता, इतना लिखना है प्यारे बच्चों, कवि कहता है, कवि कहता है,
की। देखिए भैया, अगर आप गद्यांश वाले में है तो वहां लेखक चलता है, क्योंकि भाई लेखक लेख लिखता है, कहानी लिखता है, निबंध लिखता है, बट यहाँ पे कवि कविता करता है इस तरह से, तो वहां लेखक लिखना, यहाँ कवि करना है आपको। तो भैया पद्यांश वाले में लिखेंगे कवि कहता है। अब देखिए कह रहा है मेरे प्यारे नौजलद से कंस से नेत्र वाले, जाके आया ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा। तो लिखेंगे कवि कहता है कि राधिका पवन से कहती हैं कि मेरे प्रियतम, अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही, मेरे प्रियतम, एक मिनट, मतलब ये भी तो है ना, नवजलद और कंज से नेत्र वाले। राधिका पवन से कहती हैं कि मेघवर्ण वाले तथा कमल जैसी आंखों वाले श्री कृष्ण जब से मथुरा गए हैं ना तो वापस आए, ना कोई संदेशा भेजा। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है भैया। मतलब जब से भैया गए हैं, लिखेंगे कि कवि कहता है कि राधिका जी पवन से कहती हैं कि मेरे प्रियतम, यानी जो मेघवर्ण वाले तथा कमल जैसी आंखों वाले जो श्री कृष्ण जी हैं, जब से मथुरा गए हुए हैं, ठीक है, जब से मथुरा धाम गए हैं, अर्थात जब से ये गोकुल धाम छोड़कर गए हैं, तब से ना तो वापस आए हैं, ना कोई संदेशा भेजा है। बस हो गया प्यारे बच्चों। अगला है भैया कि बावली और कंज शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, कह रहा है कि बावली का अर्थ क्या है और एक दूसरा है कंज का अर्थ क्या है। तो बावली का मतलब वही चीज, मैं रो रो कर प्रिय वीरा में बावली हो रही हूं, यानी पागल हो जा रही हूं। बावली का मतलब पागल। कंज का मतलब कमल। कंज का मतलब भैया क्या होता है, कमल होता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है ना बबुआ, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। है ना आसान, कोई दिक्कत हुई नहीं ना, आराम से बनाओगे। वाओ, एक पढ़ाई में फर्स्ट आने के लिए और दूसरा स्कूल में बेस्ट खेलने के लिए। वाह दीदी, दो दो ट्रॉफीज पाकर आप तो दुगना चमक गई। पर इन कपड़ों का क्या? ये भी दुगना चमकेंगे। दुगना चमकेंगे कैसे? रिन बार से, जो जिद्दी मैल हटाए और साधारण बार के मुकाबले दे दुगनी चमक। रिन बार दे दुगनी चमक। अपने नॉर्मल बोरिंग कीबोर्ड को अभी डिलीट करो, क्योंकि देश हिंदी कीबोर्ड के साथ टाइपिंग होगी फास्ट और स्मार्ट। इसमें आपको एक क्लिक में इंग्लिश से हिंदी टाइपिंग, रियल टाइम ट्रांसलेशन, हैंड राइटिंग सपोर्ट, प्रॉपर हिंदी कीबोर्ड जैसे बहुत सारे यूजफुल फीचर्स मिलते हैं। लेकिन मुझे इसका इनबिल्ट स्टाइलिश फॉन्ट में कन्वर्ट करने का फीचर सबसे अच्छा लगा, जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मल्टीपल थीम्स का सपोर्ट मिलता है, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। तो देर किस बात की, अभी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से देश हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड करो और हिंदी में टाइपिंग का मजा लो। हो गया, आगे चलते हैं। तो भैया देखिए, यहां से आपको टोटल 10-10-20 नंबर गद्यांश और पद्यांश से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अब बात आती है भैया व्याकरण की। अब व्याकरण का भी पोर्शन बहुत 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 ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि भैया जो व्याकरण है वो आपको किसी बुक से नहीं, मतलब कि आप सोचते हो कि हाँ हम इस बुक में पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। हाँ इतना जरूर है, प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा चीजें और आसान। कहते हैं ना, मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। ठीक, विदाउट
प्रेस्टिंग विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। भैया बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप भले कितना बड़ा ज्ञाता हो, भले ही आपको कितना नॉलेज हो, लेकिन आपने जब प्रैक्टिस ही नहीं किया है, आप क्या सोचते हो कि आप भैया जाओगे बस 4 दिन पढ़ करके टॉप कर जाओगे? नहीं, इन सब चीजों से दूर रहना कि 4 दिन पढ़कर 90% कैसे लाएं, 1 महीना पढ़कर कैसे टॉप करें, ये फालतू की बातें हैं। ठीक है, मेहनत पर ध्यान दो, हम इतना कहेंगे। तो भैया व्याकरण में बच्चों ये सारे चीज, व्याकरण में ध्यान देना, 2-2 नंबर वाले सारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे। कितने नंबर वाले? 2-2। जैसे ये लोकोक्ति और मुहावरा 2 नंबर का। और सबसे खास बात तो इनकी यही है कि भैया आपके सामने कम से कम 3 या 4 रहेंगे और एक करना होगा। बोलेगा किसी एक लोकोक्ति व मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे आपके सामने हमने लिखे हैं 4, हाथ पीले करना, आंखें 4 करना, अध जल गगरी छलकत जाए, नाच ना आवे आंगन टेढ़। तो प्यारे बच्चों किसी एक का लिखना होगा, बट हम तो सभी बताएंगे भैया आपको, आपके लिए, लेकिन जानकारी के लिए बता दें, आपको एग्जाम में एक करना है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप अपनी भैया आप हेडिंग बनाएंगे। क्या चीज? तो भैया सबसे पहले आप अर्थ हेडिंग बनाएंगे, क्योंकि जरूरी है अर्थ। जैसे भाई मुहावरा लोकोक्ति कहावत क्या होते हैं? जो हमने गांव में सुना है अपने दादा बाबा नाना नानी बूढ़ बुजुर्ग से। ठीक है ना? तो भैया यहाँ हाथ पीले करना, ये अक्सर आपने सुना है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए रखा। हाथ पीले करना का मतलब विवाह करना। ठीक, विवाह करना हो गया। अब भैया हम करेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग 1-2 में बता दे रहे हैं, अब इससे समझ जाइएगा कि वाक्य प्रयोग किया कैसे जाता है। देखिए वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे भैया। वाक्य प्रयोग में यही लिखा जाता है कि जैसे यहां पे कि रमेश के पिताजी ने अपने बेटी को देखकर कहा कि अब इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। ठीक है, या फिर ध्यान देना, मतलब देखिए हाथ पीले का मतलब वही चीज विवाह कर देना। कहते हैं ना कि अब इसकी उम्र हो गई है, हाथ पीले कर दो। ठीक, तो या फिर लिख सकते हैं कि सुरेश को अपनी बेटी के हाथ पीले करने की टेंशन होने लगी है। ठीक, बस बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, कि अजीत ने अपनी बेटी को देख करके कहा कि अब इसकी उम्र हो गई है, हाथ पीले कर देने चाहिए। याद रखना। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आप बना सकते हो कुछ भी। अगला जैसे देखते हैं कि आंखें 4 करना। आंखें 4 करने का मतलब क्या? देखिए फॉल इन लव होता है, फॉल इन लव अंग्रेजी में चलता है, वहां पे भी आइटम फ्रेज चलता है ना, फॉल इन लव यानी आंखें 4 करना। आंखें 4 का मतलब 4 आंखें लगा लेना नहीं। ठीक है, फॉल इन लव प्यार करना होता है। ठीक है, जब किसी से आप रूबरू सामने से होते हो तो वही होता है। आंखें 4 करना का मतलब है होता है कि प्यार, मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया? प्यार होना, प्यार होना या प्यार करना। ठीक, अब इसका वाक्य प्रयोग क्या बनाओगे भैया? जैसे हमने बताया ना कि वाक्य प्रयोग बड़ा ही आसान होता है। वाक्य प्रयोग में तो कोई बाधा है नहीं, यही तो इसका बेनिफिट है। आपकी मर्जी, आप चाहे जो बना दो। तो भैया इसका वाक्य प्रयोग इधर लिख दे रहे हैं। वाक्य प्रयोग में यही लिख दोगे, जैसे अजीत ने ट्रेन में एक सुंदर लड़की को देखा। लड़की को देखा और देखते ही आंखें 4 कर लिया। आंखें 4 का मतलब अपनी आंखें 4 नहीं बना दिया,
मतलब यह है कि भाई उसको देखा और देखते ही भाई उस लड़की ने भी अजीत को देखा, अजीत ने भी उस लड़की को देखा, दोनों की आंखें मिल गई, यानी आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, प्यार हो गया। तो वो चीज होता है प्यारे बच्चों आंखें चार होना। आंखें चार होने का मतलब है फॉल इन लव यानी प्यार हो जाना। अब तो समझ में आ गया होगा ना भैया, बताने की अब जरूरत ना है। अध जल गगरी छलकत जाए, प्यारे बच्चों इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी भैया अर्थ होता है। अर्ध जल गगरी छलकत जाए का मतलब ऊपरी दिखावा, ऊपरी दिखावा। अब इसका अर्थ नहीं बताएंगे, अब आप खुद बताइएगा। अध जल गगरी छलकत जाए का मतलब ऊपरी दिखावा, रहे कुछ दिखाओ कुछ। जैसे महेश वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, तो मतलब यही तो हुआ ना, ऊपरी दिखावा। भाई जो गगरी है आधी है लेकिन वो ऐसा दिखा रहा है कि वो छलक रही है, भर रही है, भरी हुई है, तो वही चीज होता है ऊपरी दिखावा। ठीक, जैसे बनावटी दिखावा या ऊपरी दिखावा। अगला है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो भैया इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा देखिए नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसमें भी क्या है दोषारोपण करना, ठीक है, या दूसरे पर दोष देना। दूसरे पर दोष निकालना, या जिसको कहते हैं दोषारोपण करना। जैसे इसका अर्थ अगर लिखना चाहेंगे कि जैसे महेश से पेंटिंग खराब हो गई, तो महेश ने कहा कि कलर ही खराब है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं दिनेश, भाई वही चीज। अब जैसे है ना कि नाच ना आवे आंगन टेढ़, कि दिनेश नाचना नहीं जानता है और वो कहने लगा कि आंगन ही टेढ़ा है, तो सीधी सी बात हो गई भैया कि नाच ना आवे आंगनवै टेढ़, मतलब नाचना नहीं आ रहा है और बोल रहे हैं आंगन टेढ़ा है, यानी खुद से कोई काम बिगड़ जाए। ठीक, जैसे सब्जी ना बनने की, भाई सब्जी नहीं बनी, उसके कारण ये सब्जी जब नहीं बनी तो कह सकते हैं कि रमा ने कहा कि मसाले ही खराब हैं। तो वही चीज है कि भैया खुद पर गलती है, मैं खुद की गलती हो लेकिन दोष किसी और पर निकाल दो, तो वो हो जाता है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आपको याद रखना भैया हमने बताया ना आपको केवल एक करना होगा, एक का अर्थ लिखकर ऐसे वाक्य प्रयोग कर देना है। स्क्रीनशॉट कर लो बबुआ। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए आप पठित गद्यांश। देखिए ये सब एकदम सॉलिड वाले हैं, याद रखना। आप पठित गद्यांश जब से आया बच्चों की और भी बल्ले बल्ले हो गई। कारण ये है, और ये बार बार हम आपको बताते चले आए हैं, पहले इसके जगह पर संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन आता था 5 नंबर का, लेकिन अब आप पठित गद्यांश दिया है, अब इसको 99.9% तक बच्चे कर लेते हैं। भाई 0.1 में वही आएंगे जो लिखना भी नहीं जानते, वही इसको छोड़ते हैं, नहीं तो ये इतना ज्यादा है भैया, ये 100 में 100% वाला टॉपिक होता है। कितने नंबर का पूछा जाएगा भैया, तो 5 नंबर का। ठीक है, बोलेगा कि दिए गए अपठित गद्यांश या पद्यांश रहेगा, इसको पढ़ो और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे दो। जिसे दिया गया है एक, देखिए इसको पढ़ना है पहले, और इससे संबंधित भैया 3 प्रश्न दिए रहेंगे और तीनों के मिलाकर आपको टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। कि दिया है कि पहले मैं आपको अपनी सबसे बड़ी विशेषता बताता चलो कि मेरी 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। इसलिए समझदार लोग मेरा अर्जन करने के बाद भी खोलकर मुझे दान करते हैं। दान करने में असमर्थ लोग मेरा जी भरकर उपभोग करते हैं, और जो मेरा ना दान करते हैं और ना भोग करते हैं उनके पास मैं अधिक दिनों तक नहीं रह पाता हूं। आगे कह रहा है कि या तो चोर, डाकू या फिर आयकर अधिकारी मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। मेरी कमी यदि कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनती है तो मेरी अधिकता भी कम नुकसानदायक नहीं होती, इसलिए मेरा उपयोग मतलब मेरे उपयोग में मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। अब भैया इसको आपको ढंग से पढ़ लेना है। 1 मिनट बबुआ हम थोड़ा पानी पी लें, क्योंकि थोड़ा हमको अजीब सा लग रहा है, लंबी क्लास में भी यही तो दिक्कत हो रही है।
देखिए भैया, क्या कहा आपने पढ़ लिया, अब आपको इससे नहीं मतलब क्या कुछ कहा गया है उसमें। हाँ, इतना जरूरी है ढंग से एक बार मन लगा करके एक बार में ही पढ़ लेना है, क्योंकि भैया ये किस बुक से आएगा, कहां से आएगा, कोई नहीं जानता। नाम ही है अपठित गद्यांश, जिसको आपने पहले ना पढ़ा हो, ठीक है। ये इसमें आपके बस बुद्धि का परीक्षण होता है, आपका आईक्यू टेस्ट किया जाता है कि आप कितना सोच समझ सकते हैं, कितना भैया चीजों को किस तरीके से देखते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम क्या है, यानी इसमें कौन बोल रहा है। ये जो कह रहा है कि मैं आपको विशेषता बताता चलूं, मेरी 3 गतिविधियां हैं, दान, भोग और नाश, इसलिए समझदार लोग मेरा अर्जन करते हैं, भोग करते हैं, ठीक है। ये चीज जो नहीं करते हैं उनके पास मैं नहीं रहता हूं, चोर, डाकू, आयकर अधिकारी मुझे तलाशते हैं। अगर इतना बोला गया, अब तो समझ गए होंगे किसकी बात हो रही, धन की, लक्ष्मी की। क्योंकि भैया ये जो लक्ष्मी है, धन है, इसकी 3 गतियां, दान, भोग और नाश। क्योंकि भाई लक्ष्मी यानी धन का हम दान करते हैं, भोग करते हैं, और भैया क्या है, इस ये नाश का भी कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। और इसीलिए भाई चोर हो, डाकू हो और इनकम टैक्स अधिकारी, भाई इनकम टैक्स ऑफिसर यानी आयकर अधिकारी, ये सभी तो इसको पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं, चाहे जहां रखो। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का, यानी ये जो बोल रहा है इस वक्ता का नाम क्या है भैया, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी आप लिख दो प्यारे बच्चों, या धन लिख दो, कोई दिक्कत ना, क्योंकि धन ही तो है जिसका हम दान कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी को तो चोर, डाकू, आयकर अधिकारी ढूंढ रहे हैं। अगला है वक्ता की कौन कौन गतियां होती हैं, लो जी कर लो बात। अब इससे आसान क्या, इसकी 3 गतियां हैं भैया, दान, भोग और नाश। तो यहां पर लिखेंगे भैया क्या चीज, दान, भोग और नाश। बट आप भैया ऐसे नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे, लिखोगे कि वक्ता की 3 गतियां दान, भोग और नाश हैं। अगला क्वेश्चन, वक्ता की अधिकता से दान या भोग ना करने पर का क्या परिणाम होता है। यानी जो वक्ता है, मतलब ये लक्ष्मी है या धन है, यदि इसकी अधिकता हो जाए, आप दान भी ना करो और भोग भी ना लगाओ, तो इससे क्या परिणाम निकलेगा। तो भैया देखिए कहा गया है कि जो लोग भाई मुझे दान कर, देखिए यहाँ पे दान करने में असमर्थ, और भाई यहाँ पे एक मिनट कहा, हाँ यहाँ है कि जो लोग ना मेरा दान करते हैं ना भोग करते हैं, मैं अधिक दिनों तक उनके पास नहीं रहता। तो इसका परिणाम यही है ना कि धन उनके पास या लक्ष्मी उनके पास, कुछ भी लिख लो, अधिक दिनों तक नहीं रहता। धन लिखेंगे तो आप रहता लिखें, बाकी लक्ष्मी लिखेंगे तो रहती लिख देना, कि लक्ष्मी अधिक दिनों तक उनके पास नहीं रहती है। तो आप पूरा ऐसे लिखोगे कि यानी धन की अधिकता में या लक्ष्मी की अधिकता में दान या भोग ना करने पर क्या होता है, वो उसके पास अधिक दिनों तक नहीं रहती हैं। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कितना आसान है, मतलब कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इस ड्राफ्ट को। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा भैया, सारे ये व्याकरण के ही समझिए पोर्शन है, और इसमें सारे मतलब सारे के सारे भैया एकदम सॉलिड वाले, ठीक है, एकदम सॉलिड सॉलिड एकदम ठोस वाले नंबर मिलते हैं। ये भी भैया यहां से भी बच्चों आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का, 2 नंबर का। और इसको भैया आ रहा है तो ठीक है, नहीं फटाक से आगे भागो। ये ऐसे नंबर होते हैं, याद रखना, इतना आसान होते हैं। देखिए पहला कह रहा भाई बोलेगा कि दिए गए जो शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, यानी सही शब्द युग्म का चयन करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ऐसा बोला जाएगा। और 2 रहेगा, ऐसा नहीं कि केवल एक करना है, दोनों करना, इसमें दोनों करना है, 2 नंबर मिलेगा और इसमें दोनों करना, क्योंकि एक एक नंबर का रहेगा। तो जैसे भैया थोड़ा सा अंतर रहेगा, अभय उभय, तो इसका सही शब्द युग्म यानी सही जोड़ा क्या है, निडर और चारों, डरपोक और दोनों, निडर और दोनों, निडर और भयभीत। तो भैया एक चीज ध्यान देना, इस अभय का मतलब निडर, जिसे कोई भय ही ना हो, और इस वाले उभय का मतलब दोनों, ठीक है,
दोनों। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर दिखाई पड़ रहा है भैया? निडर और दोनों, निडर और दोनों, ये जी जो ये आपका सी वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला आते हैं भैया कि अंश और अंशु, ये बताना है। ठीक है, अंश और अंशु, इसका सही शब्द युग्म क्या है? भाग और सूर्य, भाग और भाई सूर्य और भाग, भाग और किरण, भाग और वरुण। तो ध्यान देना, अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग। क्या बताया बच्चों? इस वाले अंश का मतलब हिस्सा होता है या फिर यूं कह सकते हैं भाग होता है, और इस वाले अंशु का मतलब होता है किरण। तो भैया हिस्सा और किरण या भाग और किरण कहीं दिखाई पड़ रहा है? भाग और सूर्य नहीं होगा, सूर्य और भाग नहीं होगा, भाग और किरण, हाँ यही हो जाएगा, इसमें भी यही वाला। तो देख रहे हैं ना, ये सारे रिपीटेड हैं प्यारे बच्चों। आप पिछले चाहे 10 साल का पेपर उठाओ, आपको लगातार ये पूछे गए हैं, याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना होता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अनेकार्थी शब्द, ये भी बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, बट डोंट वरी भाई, इतना ज्यादा हम बार बार इसको ला रहे हैं कि वैसे ही प्यारे बच्चों ये एकदम निपट जाएगा। इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि वैसे ही ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। कितने नंबर का आएगा बबुआ? तो ये भी 2 नंबर का। कितने नंबर का भैया? 2 नंबर का। और खास बात ये है कि बोले आपके सामने भी वहां देगा 4, 3 से 4 देगा, बोलेगा किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। यही एक अच्छी बात है कि जैसे 4 हैं और 4 में किसी एक के कहेगा 2 अर्थ लिखो, बस इस बात को सुनिएगा भाई, चारों के नहीं लिखना, किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। ठीक, अनेकार्थी शब्द में तो हो गया ना एकदम ठोस वाला नंबर। भाई अब इतना कितना भी कमजोर बच्चा हो लिख ही लेगा। जैसे बाल के भैया 2 अर्थ, भाई पर्यायवाची की बात हम नहीं कर रहे हैं, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हो। जैसे एक बाल का मतलब भैया बालक है ना, और दूसरा बाल का मतलब क्या है भैया? केस। ठीक है, बाल का मतलब देखिए, एक बाल का मतलब बालक और दूसरा बाल का मतलब यहां केस से संबंधित है। केस का मतलब वो वाला केस नहीं जो मुकदमा चल रहा है केस, बाल का मतलब ये वाला जो केस है ना, हेयर। अरे बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पैर में बहुत दर्द है। क्या भी चल रहा है केस, बाल का मतलब ये वाला जो केस है ना, हेयर। अगला है मधु। मधु का इसमें क्या बताया गया है, कथा वस्तु आपको बतानी है। ध्यान देना, ये शहद होता है एक, तो मधु का मतलब शहद, और एक मधु का मतलब भैया ध्यान देना ये मदिरा भी होता है, शराब, जिसे क्या बोलते हैं? शराब। ठीक, ये मधु का हो जाता है। अब उसके बाद भैया अगला, भाई हम सबके लिख दे रहे हैं ताकि चीजें बार बार लिखने से और भी ज्यादा आसान हो जाएं। नेक्स्ट भैया तीर। तीर शब्द गलत लिखा है, ठीक है, बाकी यहां पे है क्या? ये तीर है, तीर की बात कर रहा है। तो तीर का मतलब, एक तो तीर का मतलब होता है बाण, ठीक है, यूं वाला। ठीक, और उसके बाद भैया दूसरा तीर का मतलब किनारा होता है, तट। तट मतलब किनारा। अगला है भैया विधि। विधि का मतलब होता है एक योजना, विधि का मतलब कानून, विधि मतलब ब्रह्मा भी होता है। तो हम यूं कह सकते हैं विधि का मतलब भैया ब्रह्मा भी लिख सकते हैं। विधि का मतलब हमने बताया ना कानून भी होता है, और एक विधि का मतलब तरीका भी आप लिख सकते हैं। तो इसके 3 भाई याद है हमको, 3 हमने लिख दिया, बट आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, नहीं आपको हो कि हमको याद है 3 4, नहीं भैया, आपको जितना कुछ कहा जाए पेपर में उतना करना है। तो आपको किसी एक के 2 ही अर्थ लिखना है। तो ये काम की चीज है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भैया वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब सही शब्दों का जो चयन करना होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे दिया गया है, और ये भी कितने नंबर का? 2 ही नंबर का आएगा। और इसमें भी भैया दोनों करना है, ऐसे नहीं कोई कि केवल एक करो, नहीं, दोनों करना है। क्या करना है? दोनों, आपको 1-1 नंबर का मिल जाएगा। तो जंगल में लगने वाली आग क्या है? भाई कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बता चुके हैं।
जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? आपके सामने विकल्प है जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि और बनावली। तो भैया जो जंगल में लगने वाली आग होती है प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं दावाग्नि। ध्यान देना भैया, क्या कहते हैं? दावाग्नि। 3 अग्नि हमने बताया था, याद रख लो। बड़वाग्नि क्या है? ये जल में लगने वाली आग है, जल में लगने वाली आग है। और उसके बाद भैया एक जठराग्नि जो होती है, ये पेट में लगने वाली आग है। पेट में लगने वाली आग है भैया। और बाकी ये तो दावाग्नि जो है ये जंगल में लगने वाली आग है। चलिए जी आगे चलते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो भैया, जो पढ़ना लिखना जानता हो क्या कहते हैं उसे? साक्षर, निरक्षर, अक्षर, अनक्षर। तो भैया जो पढ़ना लिखना जानता है उसे क्या कहेंगे भैया? साक्षर कहेंगे, है ना काम की चीज। चलिए प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए भैया। ये परफेक्ट है। हो गया भैया, तो ये हो जाएगा, याद रखना ये तीनों आग, ठीक। अब उसके बाद अगला है वाक्यों का शुद्धिकरण। देखिए ये आप खुद देख रहे होंगे, ये भैया ऐसे टॉपिक हैं कि बस करते चले जाओ, नंबर फटाफट मिलते चले जाएंगे। यहां पर भी भैया आपको 2 नंबर मिलेंगे और इसमें आपको केवल 1 नहीं 2 करना है। अब की बार इसमें 2 करना, यानी किसी 2 को शुद्ध करके लिखना होगा। बोलेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों पहला है प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। तो भैया यहां पे देखिए प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, अब आपको यह बताना है गलती कहां है, ठीक। अब यहां पे भाषण दिए थे नहीं दिया था। और एक चीज भाई यही आपको समझना है कि भाई इसमें गलती है कहां। जैसे मेरा प्राण संकट में है, तो भैया ये जो प्राण शब्द है ये हमेशा मतलब क्या कहते हैं आता है ये बहुवचन के रूप में, तो मेरे प्राण संकट में है होगा। अगला है यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो भैया शुद्ध गाय तो सभी शुद्ध होती हैं, कोई अशुद्ध थोड़ी होती हैं। तो इसका हो जाएगा क्या चीज भैया कि यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि इसको आप आराम से बना सकते हो। अगला सीता क्या है भैया? गुणवान स्त्री है। तो गुणवान नहीं होता है, गुणवान भैया हमेशा पुरुषों के साथ यूज होगा, यानी पुल्लिंग में चलता है ना कि स्त्रीलिंग में। तो यहां पे सीता एक गुणवती स्त्री है। बात समझ में आ गई? कहां पे क्या गलती है? प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे नहीं भाषण दिया। उसके बाद मेरे प्राण संकट में है होगा, ना कि मेरा प्राण संकट में है। फिर यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहां शुद्ध गाय का दूध थोड़ी ना, गाय तो सभी शुद्ध होती हैं, ठीक। तो इस तरीके से भैया गलती रहेंगी थोड़ा बहुत, उसको आपको सुधारना होगा। आई बात समझ में? चलिए तो ये शुद्धिकरण का हो गया। अब उसके बाद भैया रसछंद अलंकार, ये तो एकदम सॉलिड वाले होते हैं। और वैसे भी हमने इसको भैया 2 से 3 वीडियो पे प्यारे बच्चों हमने रसछंद अलंकार की लाई है। तो यहां से भी 2-2 नंबर के आते हैं और एकदम फिक्स हैं, 100 में 100% वाले, कोई 2 राय है नहीं और कोई नंबर आपसे ले नहीं सकता। भाई ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। बस 2 ही देख लीजिए, एक श्रृंगार रस का देख लीजिए, एक करुण का देख लीजिए, चाहे वीर रस का। बस 2 से 3 देखना है। और जितना रसछंद अलंकार है हमने अलग से वीडियो भी बना दिया है भैया, ठीक है, ठीक। वैसे तो रसछंद अलंकार की 3 वीडियो, एक तो मिलियन से ज्यादा व्यूज है, 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा है, दूसरे पर भी 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने, और जो तीसरी है भी हाल ही में बनाया है उस पर भी 10,000 बच्चों ने लगभग अभी तक भाई उसे देख लिया है। तो देख लेना, ये एकदम आसान वाला टॉपिक होता है और अपना तरीका भी एकदम अलग ही होता है, बुक से एकदम अलग, ठीक है। बुक से छपाने से क्या मतलब? अब देखिए श्रृंगार रस, अब रस कोई भी हो, हमने ये चीज आपको बताया था कि भाई परिभाषा सेम होता है कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है यानी मिलन होता है,
तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। देखिए विभाव का मतलब कारण, किस कारण से रस उत्पन्न हो रहा है। अनुभाव का मतलब अनुभव करना, ठीक है, आप क्या अनुभव कर रहे हो। और संचारी भाव का मतलब चेष्टाएं, आपके अंदर क्या उत्पन्न हो रही है, जैसे आंखें बड़ी हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, रो देना, आंसू निकल जाना, ये होता है। और अस्थाई भाव वो होता है जैसे शुरू से अंत तक जो बना रहे। जैसे भैया श्रृंगार रस है तो श्रृंगार में दो चलता है, वियोग संयोग, तो प्रेम की भावना होगी प्यारे बच्चों। तो या तो भैया यहाँ पे मिलने का भाई बात होगा या बिछड़ने का, क्योंकि नायक और नायिका जब मिलकर के गाने गाएंगे, लव वाले लव सॉन्ग गाएंगे, तो वहां पे भैया क्या संयोग श्रृंगार। अब जब वो क्या बिछड़ने वाला गीत गाएंगे भैया, जब ब्रेकअप वाला होगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, वियोग श्रृंगार। तो हमें संयोग वियोग से नहीं मतलब, केवल श्रृंगार रस जानना है। और दोनों का स्थायी भाव रति ही होता है, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो चाहे वियोग श्रृंगार। अब जैसे भाई परिभाषा समझ गए, अब उदाहरण दिया है भैया, जैसे कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सोबात। हमने ये इसको आपको बहुत अच्छे से समझाया है और ये एकदम फेमस एग्जांपल है, हम हर बार इसको रखते हैं। यहाँ पे है क्या, जैसे एक सभा का आयोजन है, एक कमरा है, पूरा फैमिली भरा हुआ है, वहां पे लड़का और लड़की यानी नायक और नायिका भी हैं। एक कोने में लड़का बैठा है, एक कोने में लड़की, और लड़का लड़की को इशारों में कुछ कहता है, आंखों से इशारा करता है कि भाई कहत कहता है, नटत लड़की नटत मतलब मना कर देती है, और रीझत खीझत इससे लड़का रीझ जाता है, गुस्सा हो जाता है, यार मैं बोल रहा हूं इशारे में समझा रहा हूं, मना कर रही है, तो वो रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। लेकिन जब उनकी आंखें मिल जाती हैं, फॉल इन लव यानी आंखें चार होती हैं, जब आंखें मिल जाती लजियात, लड़की लज्जा हो जाती है यानी शर्मा जाती है। और फिर कह रहा भरे भवन में करत है नैनन ही सोबात। इस तरह भरे हुए भवन, भरे भवन का मतलब है कि पूरा घर परिवार भरा है, पूरा भाई मकान भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो ये नायक नायिका है वो नैनन ही सोबात, आंखों ही आंखों में बातें कर लेते हैं। तो हुआ ना प्यारे बच्चों श्रृंगार रस की झलक है। बाकी एक गाना हमने आपको गा के बताया था भैया, भले तबीयत ठीक नहीं कोई बात नहीं, जब तक हैं मजे में जिएंगे। तो एक गाना ये बताया ना कि भाई कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। और ये सच वाली बात है भैया, ये कहीं ना कहीं हम आपके लिए भी गाते हैं, इसीलिए रखा है कि आप सबका अगर साथ है तो हमें क्या गमी है भैया, कोई गम नहीं है जब तक है मजे में है, ठीक है। तो वही चीज है कि भैया तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तो श्रृंगार रस हो गया। अगला जैसे आप लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर अगला, एक मिनट इसको थोड़ा हटा दें, हाँ अगला ये है कि ना, ये है कि ये रेशमी जुल्फे ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो भैया ये क्या है, ये रेशमी जुल्फे शरबती आंखें, ये कल्पना अगर करे तो भाई नायक नायिका कल्पना कर रहे हैं, हीरो भाई इमेजिन कर रहा है, हीरोइन की रेशमी जुल्फे हैं, शरबती यानी मदमस्त आंखें हैं, और भैया उस सौंदर्य को देखकर जो अंदर सुकून मिलता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर प्यार वाली फीलिंग आती है, ये सारी सब कुछ मतलब यही तो है श्रृंगार रस। तो ये श्रृंगार रस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इससे आसान एग्जाम्पल नहीं होगा, किताब की एग्जाम्पल भैया, किताब के उदाहरण आप रटोगे 4 दिन में भूल जाओगे, याद रखना। और गाने ऐसे होते हैं कि हमेशा दिमाग में याद भी रहते हैं, तो नोट कर लीजिए बबुआ। Every great story begins with a हो गया ना। अब अगला देखते हैं, जैसे वीर, हमने बताया ना करुण, आप चाहे देख लो चाहे वीर। अब वीर बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए इसको भी रख लिया। अब देखिए परिभाषा हमने बताया सबका एक जैसे होगा, यहां पर भी सेम, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थायी भाव से वीर रस उत्पन्न होता है। क्योंकि भैया रस के 4 प्रमुख अंग ही होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव। विभाव का हमने मतलब बताया कारण, किस कारण से ये रस उत्पन्न हो रहा है। अनुभाव का मतलब अनुभव करना, अनुभूति करना, यानी उसके भाई कारण से आपके अंदर क्या अनुभव हो रहा है। उसके बाद संचारी भाव, आपके अंदर क्या चेष्टाएं उत्पन्न हो रही, क्या संचार हो रहा है। फिर अस्थायी भाव होता है जो शुरू से अंत तक बनेगा। जैसे यहाँ पर वीर रस है
तो भैया वीर रस में भाई विभाव, कारण क्या हो सकता है, युद्ध चल रहा है, दोनों तरफ एकदम जोश जुनून वाले गाने बज रहे हैं, वे विभाव है। अनुभव क्या करेंगे आप, अंदर अंदर से आपके अंदर वीरता की बात आएगी, जोश जुनून आएगा। फिर उसके बाद संचारी भाव क्या है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रौद्र रूप आपका आ जाएगा। उसके बाद अस्थाई भाव क्या है, शुरू से अंत तक आपके अंदर केवल देशभक्ति की भावना रह जाएगी, तो ये हो जाएगा भैया। तो याद रखना सभी में भैया ये शुरू से अंत तक उत्साह रहेगा। तो सब में प्यारे बच्चों केवल यही आपको भाई याद कर लेना है कि अस्थाई भाव ही बदलना, बाकी सारी परिभाषाएं एक जैसे, कोई भी रस हो। सबसे जरूरी है उदाहरण, जैसे एक गाना है भैया, ठीक है, मूवी का ही है, इसीलिए हम लिखते हैं ना कि ताकि आप याद रख लो, है ना, कि वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। तो भैया रस कौन सा है, वीर रस है, क्योंकि यहां पर पूरा भैया वीरता की बात आ रही है। याद रखना एक एक पॉइंट में ही बड़ी गहराई है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलेगा। पिछले हम 2 से 3 साल से ऐसे ही एग्जाम्पल बता रहे हैं और बच्चों के भर भर के पूरे नंबर मिले हैं। एग्जामिनर भी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं भाई किसने पढ़ाया है, कहां से इस बच्चे ने ऐसा एग्जाम्पल लिखा है। अगला है जैसे भैया कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ठीक, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये भी। या फिर जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी विगल मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, हमें तो एक से मतलब है ना, हमको 3-4 थोड़ी ना चाहिए, एक चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया भैया, चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो भैया रस हो गया, अब छंद की बात आती है। देखिए भैया छंद की बात कर लें प्यारे बच्चों, ये भी कितने नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है, कितने नंबर का, 2 नंबर। बड़ा आसान होगा, अथवा करके रहेगा, ऐसे देगा दोहा अथवा चौपाई छंद का मात्रा सहित यानी लक्षण लिखिएगा पूरा। तो दोहा क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा छंद, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 और भैया दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, और इसमें तुक मिलते हैं, नहीं लास्ट में मिलता रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल भैया आसान वाला लिखा है, देखियो भाई लिखो वही जो आसान हो, हमेशा जुबान पे रहे। जैसे कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, और जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति हो। तो देखिए यहाँ पे राधा नागर सोय और यहाँ श्याम हरित दुति होय, सोय होय सोय होय मिल रहा है ना, तो इनके तुक मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 चरण, जैसे 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण, क्योंकि देख रहे हैं ना, 1 चरण ये, 1 चरण ये, 1 चरण ये, 1 चरण ये, तो 4 चरण। भैया अब कह रहा है कि इसमें पहले और तीसरे में बच्चों 13-13 मात्राएं होंगी। तो ये पहला है, ये 13 गिन लेते हैं, क्या पहले और 13 में 13-13 मात्राएं हैं, चलिए गिन लेते हैं बबुआ। जैसे इसमें ये भैया देखिए जो हमने बताया, बड़ा आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, सब वो दीर्घ पढ़ा जाता है, गुरु जिसको कहते हैं। यहाँ पे ये लघु, ये गुरु दोनों, ये लघु, ये गुरु। तो जोड़ लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, 13 मात्राएं इधर हो गई। इधर भी गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु। तो भैया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13। तो प्यारे बच्चों 13 मात्राएं, ध्यान देना 13 मात्राएं यहां भी हो गई, इसमें भी 13। तो इसका मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो गई, ये बात सही है। अब भैया दूसरे और चौथे में 11-11, ये दूसरा है और ये चौथा है, इसमें 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। तो जैसे ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, लघु लघु, अब उसके बाद गुरु गुरु, जोड़ लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 मिनट, 2 2 4 4 2 यहाँ 6 6 2 8 2 10 2 12,
कहाँ हो रहा है भैया, शो ही होगा 1 मिनट, इसमें भी गिन लेते हैं। तो हमको लगता है कि टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं जिन्होंने टाइपिंग किया है। इसको पहले जोड़ते हैं, 2 1 3 3 6 2 8 2 10 1 11। हाँ, इसमें तो 11 हो रही हैं, इसमें तो 11 हो रही हैं। तो यहाँ पे हो ही हो, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, हो ये मात्रा में भैया गलती हो गई। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ना अगर सोई नहीं सोई होगा, और यहाँ हो ही नहीं हो ही होगा। ठीक है, वही तो कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक, इतना इतना याद रखना प्यारे बच्चों, तभी नहीं तो ये तो सीधा सीधा 12 पहुंच जा रहा है। तो पहले तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसको दिखाना जरूरी है, 100% जरूरी है, क्योंकि नहीं करेंगे भैया नंबर कट जाएगा, एक ही नंबर मिलेगा। ठीक, ये चीज ध्यान देना। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसीलिए बोलते हैं भैया उदाहरण में, खासतौर में छंद वाले में ये मात्रा बहुत ज्यादा जरूरी है। On Facebook, Ronak's love for coffee got deeper. Get more into what you're into. Facebook. क्या आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो लेकिन फीस को लेकर थोड़ा कंसर्न हो, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मोशन आप सबके लिए लेकर आया है मोस्ट, दैट इज मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 11th, 12th एंड 12th पास स्टूडेंट्स। एक ऐसा टेस्ट जो आपको मौका देगा अप टू 100% स्कॉलरशिप पाने का। यस, यू हर्ड मी राइट, अप टू 100% स्कॉलरशिप इन ऑल जेईई एंड नीट क्लासरूम कोर्सेज। एक ऐसा टेस्ट जिसके थ्रू आप स्कॉलरशिप इंस्टेंटली ले सकते हो राइट आफ्टर द टेस्ट। सबसे कन्वीनियंट बात, आप इसको घर बैठे बैठे अपने कन्वीनियंट टाइम पर अटेम्प्ट कर सकते हो। मैम रजिस्ट्रेशन का क्या? तो रजिस्ट्रेशन मेरे बच्चों बिल्कुल फ्री है, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस। मोस्ट के थ्रू आपको मौका मिल सकता है एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का जिसका मैक्सिमम सिलेक्शन रेशियो है और बेस्ट फैकल्टी पूल है। तो बिल्कुल भी देर मत लगाओ, सोचो मत, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करो और अभी के अभी अपने आप को मोस्ट के लिए रजिस्टर करवाओ। अब आगे चलते हैं। अब भैया चौपाई है। अब देखिए एक चीज और भैया, दोहा का उल्टा सोठा होता है, जो भी हमने देखा ना उसी का उल्टा। जैसे सोठा पूछ ले तो दोहा का पूरा उल्टा हो जाएगा। जैसे इसमें पहले और तीसरे में 13 था तो अब की बार 12, दूसरे चौथे में 11 था तो 13 हो जाएगा, मतलब 12 बोल रहे हैं। मतलब दोहा का पूरा उल्टा सोठा होता है। ठीक है, इतना याद रखना बस। ठीक, जो भी बताया। चलिए इसको देखते हैं चौपाई में। पहली बात तो आप केवल दोहा याद रखो बस, सोठा वोठा चक्कर में नहीं पड़ना है। दोहा एक देख लो और एक चौपाई, बस इतना याद रखना। क्योंकि देगा या तो दोहा अथवा चौपाई का देगा, या फिर कहेगा सोठा अथवा चौपाई। चौपाई तो वैसे भी ताला मारो, एकदम भैया इस पे ताला मार के रखो, क्योंकि 100 में 100% ये कुंडली मार के बैठा है, पेपर में आएगा। और वो भी हर एक सेट में, आपको घबराने की जरूरत तो है ही नहीं। देखिए क्या बोल रहा है कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें नहीं समान मात्राएं होती हैं सभी में, इसीलिए सममात्रिक कहा जाता है। सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तुक पहले, भैया ध्यान देना, जो इनके तुक होंगे पहले चरण के दूसरे से मिलेंगे, तीसरे चरण के चौथे से। और भाई यति हर एक चरण के अंत में होती है, यानी यति विराम। तो इसमें भी वही चीज हो सकता है, मात्रा इधर उधर थोड़ा हो जाए, लेकिन उदाहरण सही रहेगा, मात्रा गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखिए 4 चरण कैसा, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4। तो भैया हो गए ना 4 चरण। तो 4 चरण हो गए प्यारे बच्चों। तो इसमें भाई सब में कह रहा है 16 मात्राएं होंगी, सब में 16 मात्राएं होंगी। चलिए देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा जरूरी। अब जैसे यहाँ पे ये लघु, ये भैया लघु है, ये भैया लघु है, ये क्या है लघु है, ये लघु है, ये लघु है, ये लघु है, ये लघु लघु लघु, ये लघु दीर्घ दीर्घ। भैया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 है। अरे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम भी, हमारा दिमाग भी,
क्योंकि ये बिंदी वगैरह भी है ना इस पे, तो भूल जाते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो प्यारे बच्चों कितनी मात्राएं आ गई? 16 मात्राएं। ठीक है, और इसमें भी अंत में मिलते जुलते रहते हैं, जैसे यहां पे देखिए परागा, अनुरागा, चारु, परिवारु, तो इसमें हो गया 16। दूसरे में देखते हैं सुरुचि, यहाँ पे लघु है, लघु है, लघु है, यहाँ पे लघु है, दीर्घ है या गुरु कह लें, लघु। ठीक है, और भैया इस मात्रा को लघु जो यस की तरह बनता है इसको गुरु बोला जाता है। ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये दीर्घ, ये दीर्घ। तो 3 2 5 2 7 3 10 2 12 2 14 2 16। तो इसमें भी भैया कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। और मात्राएं सब में बराबर होनी चाहिए, ध्यान देना भैया। अगला जैसे अमीय, यहाँ पे लघु लघु लघु, यहाँ पे भैया दीर्घ लघु लघु लघु, यहाँ पे दीर्घ लघु लघु, यहाँ पे दीर्घ, और ये ध्यान देना चारु होगा, चारु नहीं है, वो चारु है, याद रखना, नहीं मात्रा गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इसमें भी गिनिए आप, इसमें भी आप काउंट करिए भैया, काउंट करिए, देखिए कितना हो रहा है। तो 3 2 5 3 8, ठीक है, 3 2 5 3 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। ठीक है, थोड़ा भैया टाइपिंग करने वाले ने गलती की है, ये यहाँ पे चारु ऐसा लिखना चाहिए था उनको, ऐसा चारु। यहाँ पे जब चारु का ऐसे लिखा जाएगा तो छोटा उ को मात्रा पढ़ा जाएगा, तो गलती होगी ही, लेकिन हम बता रहे हैं ना, याद रखना। अब उसके बाद अगला देखो, अगला है समन, यहाँ पे लघु लघु लघु, ये भी तीनों में लघु, यानी छोटा आ का मात्रा वगैरह हो, छोटी की मात्रा वो लघु ही होता है। यहाँ पे दोनों लघु। ये गुरु, गुरु यानी दीर्घ, दीर्घ कह सकते हैं। जोड़िए कितना? 3 3 6 3 9 2 11 1 12 2 14 2 16। तो भैया 16 मात्राएं। रमेश भाई इस बार तो खूब सरसों हुई है, बेच नहीं रहे क्या? भैया 16 मात्राएं। तो प्यारे बच्चों अगर आप नोटिस करिए भैया 4 चरण हैं, और चारों चरण में बच्चों कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। आई बात समझ में? चलिए रसगुल्लों स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अब देखिए अलंकार, अलंकार की बात कर लें भैया। अब ध्यान दीजिए, अलंकार की बात कर लें, ये भी 2 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि रस छंद अलंकार सारे 2-2 नंबर के, और वो भी अथवा अथवा करके 2-2 रहेगा, तो आपको एक ही एक करना है, इसलिए 100% वाले फिक्स होते हैं, इसीलिए बताया। अनुप्रास अलंकार काफी ज्यादा रिपीट होता है, 5 से भाई 4 से 5 सेट में, 3 सेट में तो डेफिनेटली वैसे भी श्योर है देगा। तो भाई अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो जहां पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास, मतलब अनुप्रास अलंकार को पहचानना एकदम आसान, जहां पर कोई शब्द बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछार, तट यहां देखिए कमाल लिख दिया ना, यही कह रहे हैं ना कि कहीं कहीं गलती है भैया, क्यों उनको शिकायत करना पड़ेगा जो पीपीटी बनाते हैं अपना, बट कोई बात नहीं, वो बच्चा ही है, हो ही जाती है गलती। देखिए भैया यहाँ पे तरनि, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर बहुछार, तो प्यारे बच्चों सभी में ता की आवृत्ति हुई है, यानी ता बार बार आया, तो हो गया। जैसे का पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, तो भैया पा 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 और पा, तो सभी में अगर आप नोटिस करें भैया पा की आवृत्ति, पा व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है, तो हो जाएगा अनुप्रास। अगला देखिए रघुपति राघव राजा राम, तो भैया रा है, रा है, रा है, रा, किस व्यंजन की आवृत्ति हुई है? तो प्यारे बच्चों रा की आवृत्ति हुई है। अगला भैया एक और देखिएगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो यहाँ पे चा चा चा, तो इसमें भी अगर आप देखें तो भैया क्या है? चा व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है, मतलब सीधी सी बात कि क्या हो गया? ये हो जाएगा भैया आपका अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार तो बड़ा आसान होता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया।
हो गया ना। आगे चलते हैं बच्चों। अगला यमक अलंकार, ठीक है, ऐसे बोल देगा अनुप्रास अथवा यमक अलंकार का भैया पूरा उदाहरण सहित लिखिए। अब देखिए भैया अनुप्रास सॉरी यमक अलंकार, यमक अलंकार क्या होता है? तो यमक अलंकार में जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, यानी यहां पर अब की बार कोई शब्द भैया 2 बार आएगा, ठीक है, या उसकी आवृत्ति बार बार हो, लेकिन अब की उनके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। जैसे भैया ऊधो जोग जोग हम नाही, और यहां काली घटा का घमंड घटा, या कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकार। अगर सभी में आप एक चीज नोटिस करो बच्चों, तो यहां पे एक जोग जोग शब्द आया है, जोग जोग, ठीक है ना भैया, 2 बार आया है। इसमें भैया घटा घटा 2 बार आया है, और इसके भी यहां पे भैया कनक और कनक 2 बार आया है। तो पहले एक चीज समझिएगा, एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए भाई कि ऊधो जोग जोग हम नाही। देखिए भैया यहां पे जोग का मतलब योग, एक जोग, यहां पे गोपियां ऊधो से कहती हैं हे ऊधो। जब श्री कृष्ण का वो ज्ञान भाई मथुरा से आते हैं, श्री कृष्ण भेजते हैं कि जाओ गोपियों को समझा दो कि प्रेम चक्कर में ना रहें, इनसे मोह माया से दूर हो जाएं। अब वो भस्म रमा लें, पीतांबर पहन लें, प्रभु की क्या करें भाई, केवल और केवल वो मतलब यूं कह लें कि आराधना करें, और ये सब मोह माया प्यार से दूर हो जाएं। तो यहाँ पे उनको गोपियां और राधिका समझाती हैं कि हे उधो, ये ऊधो जोग जोग हम नहीं, ये योग तपस्या यानी भस्म रमाना पीतांबर पहनना हमारे बस की बात नहीं है। तो यहां पर योग का मतलब, एक योग का मतलब साधना या तप होता है, और एक योग का मतलब के काबिल या के योग, या के काबिल या के योग, यानी हे उधो तुम ये जो योग हमें बता रहे हो, ये साधना बता रहे हो, इसके काबिल हम नहीं हैं, यानी इस तपस्या के काबिल हम नहीं हैं, इसके लायक हम नहीं हैं। वही चीज, एक जोग का मतलब योग यानी तप या साधना कह लें, और दूसरा जोग का मतलब के काबिल या के लायक। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो भैया काली घटा यानी काला बादल, घमंड घटा, तो यहाँ पे बादल के केस में भैया क्या है, घटा का मतलब बादल, यहाँ काली घटा, तो यहाँ बादल है, और एक घटा का मतलब घटना कम होना। तो एक भैया घटा का मतलब बादल, और दूसरा घटा का मतलब घटना, जिसको बोलते हैं कम होना। एक्सक्यूज मी, एक इनाम वाला सवाल जवाब है। इनाम वाला? जी पूछिए। क्या आप शॉर्ट ड्रामा देखते हैं? यस। ये लीजिए। थैंक यू। आपने रिसेंटली कौन सा शॉर्ट ड्रामा देखा है? द बिलियनियर्स माइंडसेट। ये लीजिए। थैंक यू। क्या आपने कभी शॉर्ट ड्रामा देखने के लिए पैसे खर्च किए हैं? हाँ, मैंने बहुत सारे फ्री ऐप ट्राई किए हैं, बट उसमें हमेशा आगे देखने के लिए पैसे देने खर्च करने पड़ते हैं। यस। ये लीजिए। लाइए अपना फोन दीजिए। ये देखिए फ्री रील्स, इसमें आपको एक भी पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे हिट और अनोखे ड्रामास इसमें एकदम फ्री है, कोई वीआईपी नहीं और कोई पॉपअप्स नहीं। मैं तो कब से ढूंढ रहा था, पूरी तरह से फ्री शॉर्ट ड्रामा है। इस फ्री शॉर्ट ड्रामा ऐप का नाम क्या है? फ्री रील्स। फ्री रील्स, तो अभी डाउनलोड करो। दूसरा घटा का मतलब घटना, जिसको बोलते हैं कम होना। अगला है भैया कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। यानी यहां पे क्या है, जो कह रहा है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, सोने और धतूरे की बात कर रही कि भैया जो सोना है धतूरे से 100 गुना अधिक नशीला है, उसकी भाई मादकता है, उस नशीले प्रकृति की है। क्योंकि सोना तो भाई, धतूरा तो आदमी जब खाएगा तब पागल होगा, लेकिन सोना आदमी आवश्यकता से अधिक अगर पा जाए तभी पागल हो जाएगा। तो एक कनक का मतलब होता है भैया सोना, और एक कनक का अर्थ होता है प्यारे बच्चों धतूरा। तो आई बात समझ में? तो भैया ये हो जाएगा यमक अलंकार। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया, आगे चलते हैं।
अब देखिए वही पत्र लेखन हमने बताया ना, जो टॉपिक एकदम सॉलिड वाले हैं भैया उन्हीं को अपन लेकर चलेंगे, याद रखना ये सब एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स वाले। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का, और 6 नंबर आपके जेब में है, ठीक है, कहीं गुमने मत दीजिएगा, इतना कहेंगे 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि हमने टॉपिक ही ऐसा उठाया है, याद रखना भैया, टॉपिक ही ऐसा उठाया है। 1 मिनट बाबू, थोड़ा पानी पी लें। क्योंकि अब थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो रहा है, दिक्कत शुरू हो गई है, क्योंकि सर में प्रॉब्लम है, आप सभी जानते हैं। अभी देखिए भैया, देखिए भाई आपका ये जो विषय है, कौन सा विषय है, किस विषय पर पत्र लिखना है, तो ये है कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को खेल कूद की सामग्री के हेतु आवेदन पत्र लिखना है। देखिए बच्चों 3 से 4 पत्र आपके बहुत ज्यादा पूछे। एक तो बैंक से बनी, बैंक के शाखा प्रबंधक को आप ऋण प्राप्ति के लिए लिखेंगे। दूसरा स्वास्थ्य विभाग को या स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की सफाई हेतु। तीसरा आता है भैया कि जैसे ये प्रवक्ता के पद के रूप में, और एक ऑप्शनल बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, ये तो विगत कुछ ईयर से बहुत ज्यादा देखने को मिला है, खेल कूद की सामग्री के अरेंजमेंट को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आधुनिक जीवन में बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा विषय भी है, क्योंकि आज के टाइम में स्टूडेंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेंटली फिजिकली भाई बीमार भी पड़ रहे हैं, क्योंकि खेल वो कोई खेल ही नहीं रहे हैं, कोई पैदल चलना ही नहीं चाहता है, ठीक। तो इसलिए हर एक स्कूल में इस चीज को लेकर के भैया ये कहीं ना कहीं एक जागरूकता के, क्योंकि भाई हाई स्कूल इंटर में मिला के अगर देखा जाए 50 से 55 लाख बच्चे हैं, अगर ये दे देता है एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर 20 से 25 लाख बच्चों के पेपर में भी दिखाई देता है, तो भाई जागरूक करने के लिए बहुत है। इसलिए कह रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है 100% वाला टॉपिक। शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए इसका लिखने का तरीका क्या, सेम हुबहू ऐसे रखना है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। शुरू करेंगे प्यारे बच्चों सेवा में। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय प्रयागराज, कोई भी आप लिख देना, कोई दिक्कत ना, जहां से हैं आप। अपने स्कूल का रियल नाम मत लिखना, बस इतना कहेंगे। विषय क्या है आप लिखना, खेल कूद की सामग्री के लिए आवेदन है, पत्र आवेदन, यहाँ पत्र लिख दीजिए। फिर महोदय जी, श्रीमान जी, कुछ भी लिख दीजिए। शुरुआत करेंगे भैया एकदम जस्ट इसके नीचे से नहीं लिखना, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा आपको मतलब इसके नीचे थोड़ा आपको ऐसे जगह छोड़ना, ये जैसे यहाँ से किया है ना, तो इस इधर से ही लिखना, याद रखना। यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है, कोई दिक्कत ना, लिख भी देंगे कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगता है वैसे में। लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12A का छात्र हूं। इस वर्ष हमारे विद्यालय ने क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए विद्यालय के खेल मैदान की समुचित सफाई, ऊंचे नीचे जो गड्ढे हैं उनकी भराई तथा यथा स्थान पे पोल गड़वाने की उचित व्यवस्था की जाए। ठीक है, जो पोल वगैरह गाड़े जाते हैं, ठीक, ये सब की व्यवस्था की जाए। इन सब के अतिरिक्त खेल की आवश्यक सामग्री जैसे गेंद हो गया, बल्ले हो गए, हॉकी स्टिक हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, नेट आदि का भी प्रबंध करना अत्यंत आवश्यक है। फिर बच्चों एकदम नीचे से जस्ट एक लाइन आपको छोड़कर लिखना है कि आशा है ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार आप आवश्यक प्रबंध करने और सामग्री जुटाने की दिशा में शीघ्र ही अपना यथोचित कदम उठाने की कृपा करेंगे। नीचे दिनांक लिख देना है भैया, और उसके बाद इधर आपका आज्ञाकारी शिष्य का खा गा करके लिख देना है। तो ये हो जाता है भैया पत्र लिखने का एकदम सही तरीका, और आपको डेफिनेटली पूरे 6 नंबर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, याद रखना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। Chai loving Ronak was about to have a life-changing moment. Coffee can also taste it. हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए निबंध। अब देखिए भैया निबंध
सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने बताया ना बच्चों, ये बुक वाली ऐसी चीजें नहीं है कि जिनको याद करो, नहीं, याद नहीं करना भैया, समझना है। ये प्यारे बच्चों पूरे के पूरे कितने नंबर का आएगा भैया? 9 नंबर का। 9 नंबर देकर के जाए, देखा जाए तो सीधा सीधा एक नहीं कम भाई, पूरा का 1 नंबर कम नहीं, पूरा 10 नंबर का आया है। अब 10 नंबर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अब निबंध, हमारा आज का जो निबंध है वो है भारतीय किसान समस्या और समाधान। धीरे धीरे सारे टॉपिक भी करवा देंगे, डोंट वरी। अब देखिए आपको लिखना कैसे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक वगैरह, गाइड वगैरह कुछ भी है, वहां थोड़ा बहुत लेंदी लिखना होता है और बच्चे समझ नहीं पाते कि हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए। बोल देगा कि भारतीय किसान समस्या और समाधान, तो आपको भैया सबसे पहली हेडिंग बनाना है प्यारे बच्चों रूपरेखा। कोई भी निबंध हो, A to Z, ठीक है, कोई भी निबंध रूपरेखा बनाना है। अब रूपरेखा में वही चीजें इन्वॉल्व की जाती हैं जो आप इस निबंध के अंतर्गत लिखने वाले हैं। अब आप इस निबंध के अंतर्गत क्या लिखने वाले हैं वो चीज आपको यहाँ पर दर्शा देना है एक फ्रेम में। जैसा कि भैया इससे होगा क्या कि आपकी भाई जो लिखावट है वो भी बहुत सुंदर हो जाती है और एग्जामिनर बिना हिचकिचाहट के पूरे नंबर देगा। तो रूपरेखा में ये लिखना है क्या क्या आपकी हेडिंग होने वाली है इस निबंध के अंदर। प्रस्तावना, और ये तो भैया कोई भी निबंध हो, प्रस्तावना सब में अनिवार्य है। फिर भारतीय किसान की समस्याएं, क्योंकि मेन तो भैया समस्या और समाधान ही है ना। फिर उसके बाद अगली हेडिंग समस्या का समाधान कैसे। फिर लास्ट होता है उपसंहार, ठीक है, ये चीज करना है। बाकी और कुछ ऐसे हैं जैसे बेरोजगारी बताया था, आतंकवाद बताया था, महंगाई बताया था, भ्रष्टाचार बताया था, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें कुछ और हेडिंग मिल जाती है, जैसे प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, ऐसे अर्थ अर्थ ना याद रखना। तो ये अर्थ अर्थ इसमें नहीं भाई, भारतीय किसान के यहाँ अर्थ अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो इस तरीके से लिखेंगे। और ये भाई काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको बता रहे हैं। विगत आप 4 से 5 साल के पेपर में देखो लगातार आया है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं भैया, और बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं है आपको। शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से ही। पहली हेडिंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना में वो चीजें लिखी जाती हैं, मतलब मेन पॉइंट किसान के बारे में लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि ग्रामीण भारतीय सभ्यता के प्रतीक भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं गांव ही पूर्ण करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार गांव ही है। यदि गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, और गांव का औद्योगिक स्वरूप भी ग्रामीण किसानों पर ही निर्भर है। जाहिर सी बात है भैया, पूरे दुनिया में अगर डंका बजता है, सभी आज बढ़िया तरीके से भोजन ले पा रहे हैं, अन्न जल ग्रहण कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों का योगदान है। और भारतीय किसान की बात करें, क्योंकि भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है, ठीक, तो यहाँ पर पूरा तो सब कुछ निर्भर खेती पर ही है। तो ये चीज प्रस्तावना में। अब भैया दूसरी हेडिंग थी आपकी कि किसानों की समस्याएं। अब समस्याएं कौन सी हो सकती हैं? पहली समस्या सामाजिक समस्या, ऐसे हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, याद रखना है। सेम ऐसे लिखना है कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन के साधन की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसके कारण भारतीय किसानों के अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, वह साधनों के अभाव में अपने बच्चों के लिए शिक्षा का सही प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके पिछड़ेपन का कारण है। तो सामाजिक समस्याएं क्या है देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज भी भैया गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां ऐसी कोई व्यवस्था आज भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया सामाजिक समस्या। स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। हो गया भैया। अब उसके बाद जैसे दूसरी समस्या के अंदर वही, पहली तो सामाजिक, दूसरी समस्या जैसे आपको दिखा देना है आर्थिक। थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि छोटी छोटी हेडिंग भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए, गांव के अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उनकी उपज का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है। पैसे के अभाव में वे अच्छी पैदावार भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण गांव में निर्धनता, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं चरम सीमा। तो ये आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या। भाई अभी ही देख लो, इसी टाइम में 2 से 3 दिन से इतनी भारी बरसात हो रही थी कि बहुत सारे भाई प्रांत में ऐसा है कि पूरी फसल डूब गई। धान, क्योंकि फसल पक चुकी थी, अब पानी में डूबने के कारण क्या है, सभी धान फिर से उगने शुरू हो गए। अब उसमें जब भाई जो
अंखे कंखे जिसको बोलते हैं, शाखाएं बोलते हैं, या अंकुरण जिनको कहते हैं, अब जब वो जाम जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो धान भले ही सूख जाएगा, बाद में काला पड़ जाएगा, तो फसल पूरा बर्बाद। तो भाई जिनकी 5 बीघा 4 बीघा 2 बीघा है, चलो ठीक है, कैसे इधर उधर करके अपना कहीं से मैनेज। अब जिनके भाई बहुत थोड़े खेत हैं, बस केवल जीविका चलाने के लिए, पेट पालने के लिए, तो वो तो वैसे ही भूखमरी का शिकार। बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएंगे, घर का खर्च कैसे चलेगा। तो भाई कहीं कभी मौसम की मार से मर रहे हैं, तो कभी क्या है फसल अच्छी हो भी जाती है तो उन्हें दाम इतना घटिया मिल जाता है, पता चले आलू कभी 300 रुपए कुंटल मिल रही है, और कभी ऐसा हो जाता है कि 1200 1500 2000 कुंटल, तब जब वो खाने को तरस जाएं। तो हर तरीके से किसान मर रहा है, और कहीं ना कहीं भाई अधिकांश आप में से और हम में भी भैया कहीं ना कहीं सभी अधिकांश जो है किसान के ही घर से हैं, ठीक है। तो ये चीज। और तीसरी समस्या सामाजिक। भैया पहला क्या है, 1 मिनट भाई, सामाजिक तो हो गया है ना, 1 मिनट। हाँ, सामाजिक समस्या तो देख लिया हमने, सामाजिक 2 बार लिख दिया गया है, सॉरी उसके लिए। तो भाई आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, और ये ध्यान देना सामाजिक नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पर भाई थोड़ा हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पर हेडिंग थी क्या जो ये उल्टा सीधा बना दिए हैं। यहां पर भाई अलग हेडिंग थी, यहां पर ये हेडिंग ना होकर के यहां पे थी कि गांव की वर्तमान स्थिति, गांव की स्थिति या वर्तमान स्थिति, ये हेडिंग थी भैया, ठीक है। ये हेडिंग है, याद रखना, ठीक है। सामाजिक पहला था, फिर आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या और गांव की स्थिति। तो भैया गांव में आज भी पक्की सड़कों का अभाव है, क्योंकि बहुत सारे भाई धीरे धीरे विकास हो रहा है, वो बात की बात है ना, लेकिन आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पक्की सड़कों का अभाव है, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के साधनों में उचित व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है तथा संचार के साधनों, पेयजल, निर्देशन और परामर्श संबंधी सुविधा का भी अभाव है। विगत वर्षों से अच्छी बरसात न होने के कारण खाद्य उत्पादन में भी कमी आई है। वही चीज, कभी ऐसी बारिश हो रही है कि भाई डूब जा रही फसल, तो कभी ऐसा सूखा पड़ रहा है, ऐसा अकाल पड़ रहा है कि आदमी पानी को मर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि समस्याओं के अंदर सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या और गांव की वर्तमान स्थिति है। स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। अपने नॉर्मल बोरिंग कीबोर्ड को अभी डिलीट करो, क्योंकि देश हिंदी कीबोर्ड के साथ टाइपिंग होगी फास्ट और स्मार्ट। इसमें आपको एक क्लिक में इंग्लिश से हिंदी टाइपिंग, रियल टाइम ट्रांसलेशन, हैंड राइटिंग सपोर्ट, प्रॉपर हिंदी कीबोर्ड जैसे बहुत सारे यूजफुल फीचर्स मिलते हैं। लेकिन मुझे इसका इनबिल्ट स्टाइलिश फॉन्ट में कन्वर्ट करने का फीचर सबसे अच्छा लगा, जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मल्टीपल थीम्स का सपोर्ट मिलता है, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। तो देर किस बात की, अभी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से देश हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड करो और हिंदी में टाइपिंग का मजा लो। और गांव की वर्तमान स्थिति है, स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अब भैया आपकी तीसरी हेडिंग क्या थी, समाधान, ठीक है भाई। भारतीय किसानों की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहला है विज्ञान का योगदान। विज्ञान के योगदान के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो भैया इसके अंतर्गत लिखेंगे जनसंख्या दृष्टि से, यानी जनसंख्या के नजरिए से देखें, भारत विश्व का दूसरा, अब तो भैया एकदम टॉप पे आ गया है ना, अब तो भैया एकदम टॉप कर रहा है भाई, किसी माने में तो जा रहे हैं, जाने दो। तो भारत क्या विश्व में, अब भाई हमने बताया ना टॉप पे आ गया है, याद रखना। लेकिन फिर भी आज उर्वरक, बुआई, कटाई के आधुनिक साधन, कीटनाशक दवाई, सिंचाई के साधन ने खेती को अत्यंत सुविधाजनक एवं सरल बना दिया है, ठीक है। तो लेकिन देखिए यहां पर इतना तो जरूर है, लेकिन आज हम फिर भी कहेंगे कि पूरी तरह से भैया ये सभी आज नहीं उपलब्ध हो पाए हैं। लेकिन भाई समस्याओं का समाधान अगर किया जा सकता है तो विज्ञान के योगदान के द्वारा किया जा सकता है। दूसरी चीज, नवीन योजनाओं, अब धीरे धीरे ये सब चीज लागू हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भैया गांव के विकास हेतु
सरकार के द्वारा नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। गांव में परिवहन, विद्युत, सिंचाई के साधन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान भी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। मतलब आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार के द्वारा भैया क्या स्कीम निकाली जाती है कि आप क्या है ले लीजिए, किस्त पर काम करिए, अपना भरपाई करते रहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, हालांकि हमने बताया ये चीज भैया कि आज भी उर्वरक वगैरह जैसे भी देख लो भैया, आदमी को क्या है आलू की बुआई करना है, उसके लिए खाद ही कहीं नहीं मिल रही है, इतना पहले से नहीं मिल रही है तो उस टाइम में कहां मिलेगी। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन पे काम किया जा रहा है। तो इस तरह से भैया इसका समाधान किया जा सकता है। और भी है बच्चों इसमें एक दो हेडिंग, और क्या किया जा सकता है। तीसरा है ग्रामीण विकास बैंक। अब ग्रामीण विकास बैंक क्या है, तो देखिए किसानों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई है, लेकिन बहुत सारे आदमी को नहीं पता होता इसके बारे में, जिसका उद्देश्य कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए ऋण उपलब्ध कराना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज है ना कि भाई गांव के जो लोग हैं बड़े भोले भाले होते हैं, उनको मालूम भाई कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसे जो चापलूस व्यक्ति हैं, घूसखोर व्यक्ति हैं, पता चले उनको बहुत मोटी रकम दिलवा दिए और भैया उनको पता ही नहीं कितना % ब्याज दिया, भाई कितना % को ब्याज लगेगा, कितना उनको पैसा देना है, इसीलिए वो कर्जे के तले और दब जाते हैं। यही कारण है कि वो अगर उनके मन में ऋण यानी कर्जे कि वो सोचते भी हैं कि हम कर्जा ले लें तो नहीं लेते हैं। यही कारण है भैया वो आज भी गरीब और गरीब होता जा रहा है जो गांव के किसान हैं। हालांकि सरकार के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन वही चीज है कि भाई ये सही तरीके से आदमी तक नहीं पहुंच पाती। अब उपसंहार आपकी अंतिम हेडिंग है। उपसंहार में क्या लिखना, तो उपसंहार में लिखेंगे कि गांव की उन्नति भारत के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण सीन रखती है। ठीक है, गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि की व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि के लिए अनेक सुविधाएं जैसे अच्छे बीज, अच्छी खाद और अच्छे उपकरण और सुविधाजनक ऋण व्यवस्था आदि देने का भी प्रबंध सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इससे किसानों की स्थिति में भी भैया सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं भैया जिससे क्या है किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसमें काफी हद तक सुधार लाया जा सकता है। तो इस तरीके से भैया भारतीय किसान समस्या और समाधान पर आप निबंध लिखेंगे और हम यही सलाह देंगे भैया, आप कॉपी पेन अगर लेकर के बैठे हुए हैं तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना। चलिए एक और देख लेते हैं। अब आपका जो भैया और ठोस नंबर वाला टॉपिक है भैया, क्योंकि हमने बताया ना कि जो ठोस है उनको निपटा ही दीजिए। ये भी 5 नंबर का एकदम ठोस वाला ही है कि पंचलाइट कहानी का सारांश। अब भाई कहानी बताने की पूरी जरूरत है नहीं, क्योंकि पंचलाइट हमने बताया एक ऐसी कहानी है जिसमें यूं कह सकते हैं कि 2 प्रेमी प्रेमिका होते हैं, गोधन, ठीक है, और एक होता है मुनरी, और 2 एक ही गांव के लड़का लड़की हैं, आपस में प्यार हो जाता है। गोधन अक्सर उसके घर से गाना गाते हुए गुजरता है, लेकिन जो गुलरी काकी हैं जो कि मुनरी की माँ होती है, उसे ये पसंद नहीं। गांव के पंच से शिकायत कर देती हैं कि ये जो गोधनवा है हमारी बिटिया को परेशान करता है, गाना गाते हुए गुजरता है। तो गांव के जो पंच हैं उसको भाई हुक्का पानी बंद कर देते हैं और उसको बहिष्कार कर देते हैं पूरे बिरादरी से। ठीक, और ये बिहार के एक छोटे से प्रांत की कहानी है। फिर रामनवमी पर मेला लगता है, पंचलाइट लाते हैं। अब पंचलाइट कौन जलाता है, कैसे जलता है, क्या कुछ सीन होता है, वही इस कहानी में है। तो भैया सारांश में लिखेंगे कैसे, हमको ये समझना है। लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए हमने यही बताया ना कि टॉपिक सॉलिड है, इसलिए रखा है कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रची गई एक आंचलिक कहानी, एक मतलब छोटे प्रांत की कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े वर्ग के परिवेश का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां जो है गुलरी काकी ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह
उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कारण से गांव के जो पंच हैं उन्होंने क्या किया है, उसे बिरादरी से निकाल रखा है। किसे? गोधन को। ठीक, गोधन इस कहानी का हीरो है, याद रखना। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंच लाइट खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। यानी मुखिया जी अपने भाई धर्म पत्नी को बोलते हैं कि ये जो पैसा बचा है इससे पूजा का सामान मंगा लो। सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। ठीक है, क्योंकि उस दिन गांव में अनाउंसमेंट हो जाता है कि किसी के घर में कोई ढिबरी यानी चिमनी उमनी नहीं जलेगी। आज केवल पंचलाइट में कीर्तन भजन होगा, नाच गाना होगा। ठीक, लेकिन समस्या ये होती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे जो लोग थे उसे जलाना नहीं जानते थे। और यही कारण है गांव के अन्य जो टोली के लोग मजाक बनाने लगते हैं। कोई कहता है कान उठक पकड़ के उठक बैठक करो जल जाएगा, कोई कहता है ये करो जल जाएगा, कोई कहता है वो करो। तो भैया कोई नहीं जलाना जानता था, अब जलाना जानता था केवल इस कहानी का हीरो गोधन। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया? चलिए, क्या आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो लेकिन फीस को लेकर थोड़ा कंसर्न हो तो बिल्कुल भी चिंता। चलिए अब आगे भैया थोड़ा सा और आपको लिखना है। आगे लिखेंगे कि मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, कि वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती। भाई स्वयं कहती तो पंच भी यही कहते, देखो बचाना चाहती है उसे। वो अपनी सहेली से कहती है जाओ और पंच जी को बता दो कि गोधन जानता है जलाना। तो पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। भाई पहले तो सोचते विचारते हैं और उसके बाद भेजते भी हैं कुछ आदमी, लेकिन अपना जो हीरो है ना गोधन, वो भी नखरा, भाई कम नखरेलू नहीं है, वो नहीं आता है। कहता है जिसने मुझे बिरादरी से निकलवाया उसको भेजो, यानी जो मुनरी की अम्मा जब आएगी तब हम आएंगे। वो भी बड़ा कलाकार है। तो जब वो खुद जाती हैं, बोलती हैं चलो बेटा जला दो, तब वो आता है। ठीक है, उसको भी तो भरपाई करनी है। और देखिए गोधन क्या है, जब वो भाई बिरादरी में आज शामिल हो जाता है, गोधन पंचलाइट नारियल के तेल से पंचलाइट जला देता है। और आपको इतना लंबा नहीं लिखना क्योंकि एग्जाम में बोलेगा कि 80 शब्दों में लिखो, तो ऐसा लिखना है कि मैनेज हो जाए। तो गोधन पंचलाइट जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी काफी प्रसन्न होती है और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित कर देती है कि बेटवा आज शाम का खाना तुमका हमरे यहाँ खाना है, आके शाम के खाना खाइएगा। ठीक है, पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। तो ये हो जाएगा भैया पंचलाइट कहानी का पूरा सारांश। स्क्रीनशॉट कर लीजिए